Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your social science teacher. बच्चों, आप लोगों ने अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम्स फिनिश कर लिए और इसके बाद से अब आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आपका जो सिलेबस था 9th का वो फिनिश हो चुका है। हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन में हमने आपको यूनिट टेस्ट 3rd, 4th और फिर 2nd टर्म के अकॉर्डिंग मैंने कुछ सिलेबस को जो है वो डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने यूनिट टेस्ट 3rd में 2 चैप्टर्स डाले हैं। दोनों ही मैंने नागरिक शास्त्र लिए हैं, सत्ता में साझेदारी और संघवाद। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़े थे, इसलिए हम इनको जल्दी से दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो आज हमने पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी लिया है। सत्ता में साझेदारी से मतलब आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हम लोग जो शक्तियां होती हैं, जो भी सरकार को मिलती हैं, उनको किस तरीके से अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है, जिसे हम सत्ता में साझेदारी बोलते हैं। इसमें देखिए हम लोग इसमें जो हमारे मेन टॉपिक्स है, इसमें हमारा है बेल्जियम और श्रीलंका। यहाँ पर हमने बेल्जियम और श्रीलंका दो जो है वो देशों के बारे में और किस तरीके से वहां पर सत्ता में साझेदारी निकलकर सामने आती है, किस तरह से वहां पर शक्तियों को आपस में किन समुदायों में, किन सरकारों में बांटा गया है, इन दोनों ही देशों से हमें पता चलता है। जैसा कि बेल्जियम के बारे में पहले पढ़ेंगे। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है और यहाँ पर क्या था, कुछ फ्रेंच बोलने वाले लोग थे जो कि वेलोनिया में रहते थे और वो 40% थी, उनकी जो संख्या थी वो 40% थी। तो बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले वेलोनिया में रहते थे और 40% थे। वो डच बोलने वाले जो थे वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे और उनकी जो संख्या थी वो 59% थी, मतलब 59% थी। तो ज्यादा कौन थे, जो फ्लेमिश में रहते थे और डच बोलते थे, उनकी संख्या थी 59%। बट जो वेलोनिया में रहते थे, फ्रेंच बोलते थे, उनकी जो संख्या थी वो कम थी, 40% थे वो। ऐसे ही ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहां पर 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलने वाले थे और जो 20% थे वो डच बोलने वाले थे। प्रॉब्लम क्या थी, जो कि अल्पसंख्यक थे फ्रेंच बोलने वाले, बट वो अमीर ज्यादा थे और क्या थे, पावरफुल थे, शक्तिशाली बहुत थे। जो डच बोलने वाले थे वो गरीब थे और शक्तिशाली उतने नहीं थे जितने की फ्रेंच बोलने वाले। अब यहाँ पर अगर शक्ति का बंटवारा देखें या सत्ता में साझेदारी देखें, तो अगर जो चीज निकलकर सामने आती है वो क्या है, अगर बहुसंख्यक लोग हैं, अगर वो चाहें तो वो अल्पसंख्यक को दबा सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, अपनी सत्ता ला सकते हैं और उन्हें कोई भी शक्तियां ना भी दें। क्यों? क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज्यादा थी। तो क्या बेल्जियम में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ तो हम आपको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर हम श्रीलंका को देखेंगे। श्रीलंका में क्या था, जो सिंधी थे वो 74% थे और जो तमिल भाषाई थे वो 15% थे या 16% थे मान लीजिए। लेकिन तमिल में भी 2 पार्ट में डिवाइड थे, कुछ थे श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका के ही थे और कुछ भारतीय तमिल थे जो कि एक शरणार्थी के रूप में, जिस समय औपनिवेशिक शासन था, तो वो लोग भारत से श्रीलंका में बागानी श्रमिक के रूप में, बागान के श्रमिक के रूप में तमिलनाडु वहां पे श्रीलंका चले गए थे। तो उनको हम लोगों ने भारतीय तमिल कहा, जिनकी संख्या 4.2 थी। श्रीलंकाई तमिल थे, उनकी संख्या 11.2 थी। तो अब इस तरीके से वहां पर जो है ये एक कॉम्पोजिशन था जिसमें बंटवारा हुआ था। अब यहाँ पर क्या देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला, दोनों ही देशों का अगर हम एक सॉल्यूशन निकाल कर देखें कि क्या निकला, तो पहले हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, बहुसंख्यवाद निकल कर आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिंहली थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वहां पे जो सिंहली थे जो की संख्या 74% थी, उन्होंने क्या किया, वहां पर एक मेजोरिटिज्म बना लिया, अपना बहुसंख्य बना लिया। उन्होंने अपनी एक सरकार बनाई और उसी हिसाब से एक तानाशाही सरकार के तरीके से उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंहली को वहां की एक राष्ट्रीय भाषा भी घोषित कर दिया और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जितने भी तमिल थे जो वहां के, जिनकी जनसंख्या कम थी, वो अल्पसंख्यक थे, उनको दबा दिया और खुद जो है वो अपने हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म करा, मतलब सरकार को बना लिया। अब यहाँ बेल्जियम, तो इससे क्या हुआ, पहले इसी की बात पूरी कर लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो तमिल भाषी थे उनमें विवाद होना लाजमी था क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। तो तमिल ने क्या किया, एक नृत्य के नाम से LTTE, उससे उन्होंने एक वो बनाया, कहते हैं एक इलम बनाया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम।
एक ऐसा संगठन बनाया और उस संगठन में उन्होंने क्या मांग करी कि हमें जो है वो एक अलग स्वतंत्र हमें करा जाए, हमारी भाषा को भी राष्ट्रभाषा बनाया जाए और हमारे लिए एक अलग राज्य का गठन कर दिया जाए ताकि हम वहां पर स्वतंत्र रूप से रह सकें और हमें जो है सिंहलीज के अंडर में न रहना पड़े। बट इससे क्या हुआ, सिंहलीज नाराज हुए और एक गृह युद्ध हो गया श्रीलंका में और इतना ज्यादा उससे विवाद बढ़ गया कि बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें सिंहली भी थे, तमिल्स भी थे। और आज भी अगर हम देखें तो श्रीलंका में आज भी जो है ये इस तरह का गृह युद्ध चलता रहता है सिंहली और तमिल्स के बीच में और आज भी कोई भी सॉल्यूशन उसमें नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने किसी भी तरह का एक समानता के साथ में कोई भी सत्ता का विभाजन नहीं किया, तो यहाँ पे सत्ता में साझेदारी उतने अच्छे से हुई नहीं, जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में क्या था, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उन्होंने समझदारी से काम किया और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषी मंत्रियों की संख्या को समान रखा। देखो केंद्र में उन्होंने क्या किया, फ्रेंच और डच दोनों के ही मंत्रियों को समान रखा। केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। थर्ड क्या था, ब्रुसेल्स जहां की बात कर रहे हैं वहां पर उन्होंने एक अलग सरकार बना दी और दोनों समुदायों का उसमें समान प्रतिनिधित्व कर दिया, चाहे वो फ्रेंच भाषी हो या वो डच भाषी हो, दोनों के प्रतिनिधित्व वहां पे समान कर दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक तीसरे स्तर की भी सरकार करी जो की थी सामुदायिक सरकार, जो भी हम लोगों ने सत्ता में साझेदारी में भी हम आगे पढ़ेंगे ये समूह सरकार जो है सरकार क्या होती है। तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहा गया और इसमें इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन समुदाय के लोग चाहे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को ही चुनते थे। अब देखिए इससे क्या हुआ, गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया और गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बटा, बट गृह युद्ध नहीं हुआ। जो स्थिति यहाँ हुई क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी उन्होंने समझदारी से काम किया और सत्ता में बराबर की भागीदारी रखी, तो समस्या नहीं है। तो अब हमने जब ये दोनों उदाहरण देखे तो हमें समझ में आता है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। कुछ उसके युक्तिपरक कारण होते हैं और कुछ उसके नैतिक कारण होते हैं। युक्तिपरक कारण में क्या कारण आते हैं कि सत्ता में साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि सत्ता की साझेदारी से देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में संघर्ष नहीं होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। उस देश में जहाँ पर बहुत सारी भाषा, बहुत सारी जाति और धार्मिक समूह रहते हैं वहां पर सत्ता में साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक कारणों में अगर हम देखें तो सत्ता की साझेदारी आधुनिक लोकतंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का पहला मंत्र है समानता, और अगर समानता चाहिए तो हमें साझेदारी सत्ता में करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम शक्तियों को बराबर से समूहों में बांटेंगे नहीं, लोकतंत्र नहीं आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में समानता होती है और शक्ति किसी एक को दे देना समानता नहीं कहलाती है। तो ये इसके नैतिक कारणों में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता को हमने कई रूपों में बांटा, जिसका पहला है क्षैतिज वितरण, जिसे हम शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा भी कहते हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। हमने शक्तियों को 3 भागों में जब बांटा, जिसमें हमने विधायपालिका, विधायिपालिका या विधायिका बोलते हैं, फिर कार्यपालिका बोलते हैं और न्यायपालिका में जब इस तरह से हम शक्तियों को बांटते हैं तो वो हमारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण में हम जब सरकार को 2 स्तरों पर बांट देते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, जब हम अलग अलग इस तरह से बांटते हैं किसी भी, और हम जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र पे और सरकार 2 स्तरों पे करते हैं, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्र में थोड़ी पावर ज्यादा होती है, फिर उसके बाद राज्य स्तर पे और उसके बाद हम स्थानीय स्तर पर भी शक्तियों को बांटते हैं। तो ये जो हमारा लेवल है वो वर्टिकल होता है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। फिर हम विभिन्न जातियों और समूहों में वितरण करते हैं, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा कि कुछ सामुदायिक सरकारें भी बनाई गई। ऐसे ही जब
कुछ कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। तो ये हमारा तृतीय प्रकार का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कहलाता है। गठबंधन, जब कोई एक राजनीतिक दल अपनी बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाता है तब वो क्या होता है, कई राजनीतिक दल मिलके एक सरकार बनाते हैं, जो कि हमारी गठबंधन की सरकार कहलाती है। और एक क्लास में राजनीतिक दलों और दबाव समूह में बंटवारा, बहुत सारे ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनका निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन दबाव समूहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने सत्ता में साझेदारी चैप्टर को पढ़ा, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा कि किस तरह से वहां पे शक्तियों का बंटवारा हुआ और नहीं हो पाया तो उससे क्या समस्याएं आई, जिसकी वजह से हमें पता चला कि सत्ता में साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बहुत सारे नीतिपरक कारण और बहुत सारे नैतिक कारण होते हैं। फिर हमने सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों को पढ़ा, जिसमें क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, विभिन्न जाति समूह, गठबंधन और दबाव समूह में बंटवारा आता है। That's all for today। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में संघवाद चैप्टर को रिवाइज करेंगे।